अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, अगर आप मुझसे पूछें कि 24 घंटे में जब 6 जजेस ने ख़त लिखा है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ है, क्या वाकई हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचा है या कोई बड़े सामने उसके ख़तरात मंडला रहे हैं या क्या मामलात हैं, तो मैं कम अज़ कम एक लाइन में इतना कहूँगा कि अगरचे हुकूमत बहुत बड़े ख़तरात का मुकाबला करने के लिए और उनको न्यूट्रल करने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि हुकूमत जो गुज़श्ता 2 साल की हुकूमत कहूंगा मैं, उसे चंद हफ्तों की नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो सूरत हाल थी ये गुज़श्ता 2 साल से थी। तो इस 2 साल की हुकूमत पहली मरतबा वो ताकतवर लोग बैक स्टेप पर गए हैं और वो कुछ नया सोचने और नए अंदाज में काम करने के लिए तैयार हुए। क्या हुआ है जनाब? कम अज कम 2 3 4 चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आलिया हमजा, सनम जावेद गुज़श्ता 10.5 महीनों से वो कैद हैं और उनकी एक मुकदमे में जमानत तो होती है तो दूसरे में जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कुछ मुकदमात ऐसे हैं कि जिसमें सरतोड़ कोशिश की गई कि उनकी जमानत नहीं होने देनी। खास तौर पर 9 मई के जो वाकयात हैं उनके हवाले से कि इस पर तो कोई कंप्रोमाइज चूंकि है ही नहीं, इसको तो जनाब हर सूरत चूंकि मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, लिहाजा उनकी जमानतें नहीं हो रही थी। ये पहली मरतबा हुआ है कि थाने के जलाओ घिराओ केस में ना सिर्फ आलिया हमजा बल्कि सनम जावेद की भी जमानत मंजूर हो गई। ये पहली मरतबा हुआ है। इसी तरीके से रायविंड से जो एमपीए जीत गए थे, जिन्होंने जनाब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को उनके घर से हराया था, अहमद रशीद भट्टी, उनकी भी जमानत हुई है और वो वापस घर आ गए। इसके अलावा जो अडयाला जेल में मौजूद थे तकरीबन 1000 कैदी थे सियासी, आखिरी जो कैदी थे 30-35, उनकी भी आज जमानत हो गई है। और इस वक्त अडयाला जेल में तो इस वक्त कोई कैदी मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता दीगर जेलों में मौजूद हैं। और पीटीआई के पास जो रिकॉर्ड है जो वो बताते रहते हैं उसके मुताबिक पूरे पंजाब में इस वक्त सिर्फ 50 या 60 सियासी कैदी हैं, पीटीआई के वर्कर्स, जिन्हें 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा तमाम लोगों को वहां से रिहा करवाया जा चुका है। बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो रहनुमा जो खासे अरसे से छुपे हुए थे, सामने नहीं आ रहे थे, अब वो सामने आए हैं। पहले उन्हें यह था कि जजेस पता नहीं उनकी बात सुनते या नहीं सुनते, जजेस पर प्रेशर है, ये सूरत हाल है, वो अगर मुस्तरद कर देंगे उनकी जमानतें तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही वजह थी कि शिबली फराज साहब बड़े अरसे से, मतलब 10 महीने से वो रुपोश थे, लेकिन अब वो पहली मरतबा आए हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश हुए हैं और उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर भी कर ली गई है। और फिर वहां से गए तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की भी कोशिश नहीं की गई। ये पहली मरतबा है कि एक शख्स बंदा ना सिर्फ अपीयर हुआ है बल्कि उसने जमानत भी करा रही है, लेकिन उसको फिर गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई। अब जनाब कम अज कम मियां असलम साहब की वापसी के हवाले से कुछ उम्मीद पैदा हो चुकी है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां भी हालात बहुत सारे बेहतर हुए हैं। तो अगर ये वन लाइनर में जैसे मैंने पूछा कि जनाब क्या होने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सियासी कैदी जनाब रिहा कर दिए गए हैं और मैक्सिमम काफी तादाद में रिहा कर दिए गए हैं। अब जनाब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जो सियासी कैदी हैं उनको थोड़ी सी इतना भी रिलीफ मिलेगा, वो जेल से अस्पताल में चले जाएंगे। अब होता भी ये था कि अगर वो कहते भी थे तो उनको जेल का जो अस्पताल है वहीं मुंतकिल किया जाता था। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है जनाब, चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको पिम्स अस्पताल में बाकायदा दाखिल कर दिया गया। उनका गुज़श्ता रोज मुआयना हुआ और उसमें तस्दीक की गई एमआरआई में, एक्सरेज में और दीगर में कि उनकी जो रिब है उसका फ्रैक्चर है। एक चीज मैं आपको वैसे फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चल जाती हैं और उनकी फिर तस्हीह नहीं होती और बाद में फिर वो शर्मिंदगी का बायस भी बनती हैं। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद में डोर फिरने से जो नौजवान जाँ बहक हुआ था, उसके बारे में खबर उड़ा दी गई कि उनकी वालदा भी जाँ बहक हो गई। अब वो जिंदा है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी सेहत दे। तो किसी के हवाले से इस किस्म की खबर फैला देना वो वाकई, और जो फैलाने वाले हैं बाद में जब उसको कोट करते हैं और गलत साबित होती है तो शर्मिंदगी होती है। तो ये चीजें खास तौर पर नोट करनी चाहिए। मैं परवेज इलाही साहब के हवाले से भी ये कहूंगा कि उनकी 4 पसलियां फ्रैक्चर नहीं हुई। अब जिन दोस्तों ने उनकी रिपोर्ट पढ़ी है वो वहां चूंकि नंबर 4 लिखा हुआ था, इस वजह से वो कहते हैं जी 4 पसलियां जो है फ्रैक्चर हुई हैं। हालांकि जो रिपोर्ट है वेरी क्लियर कह रही है कि उसकी चौथे नंबर की जो पसली है, रिब नंबर 4, रिब्स को नंबर लगे होते हैं, रिब नंबर 4 जो है वो फ्रैक्चर हुई है। और उसके अलावा कुछ उनको जैसे सर पर, हाथों पर, घुटने पर वगैरह पर इस किस्म के वहां पर उनको निशानात भी हैं जनाब चोट लगने के। तो उनको जनाब पहली मरतबा पिम्स में दाखिल कर लिया गया है।
और उनका इलाज बाकायदा वहाँ शुरू कर दिया गया, उनके अहल खाना की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आपको पता है गुज़श्ता 1 से 2 रोज़ में ज़िमनी जो इलेक्शन हो रहा था, उस ज़िमनी इलेक्शन में जितने भी पीटीआई के लोगों के कागजात रोके गए थे, उनके मुस्तरद किए गए थे, वो टर्मिनल में बहाल हो गए हैं। देखिए, पहले उन्हें जाना पड़ता था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहाल, और कुछ तो ऐसे जिनकी सुप्रीम कोर्ट से भी बहाली नहीं हुई। लेकिन जनाब यहां पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उनके कागजात टर्मिनल लेवल पर उनके बहाल कर दिए गए। इन सारी सूरत हाल को अगर मैं नरेट करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि हालात तब्दील हो रहे हैं, हवाएं तब्दील हो रही हैं, सूरत हाल तब्दील हो रही है। अब मुमकिन नहीं है कि आप पहले वाला जो जबर था, पहले वाली जो ज्यादती थी, उसको बरकरार रख सकें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी जनाब मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, साथ ही जनाब कुछ खबरें भी मैं आपको बयान कर दूं। खबर यह है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब मान नहीं रहे। उनको बड़ी कोशिश की गई है कि उनको मनवाया जाए, लेकिन उन्होंने रात गए तक उनका इजलास जारी रहा, और वहां उन्होंने एलामिया जारी किया जो रात गए को अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने, वो ये था कि वो जनाब जिमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। वैसे मौलाना हैं बड़े से आने, जब जरूरत होती है ना जी, वहीं पर बाइकआउट करते हैं। अब जब सेनेट का इलेक्शन था तो उन्हें पता था वहां से सीट हासिल की जा सकती है, तो ना सिर्फ वो गए, उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुलाकातें की और सेटिंग करके वहां वो इलेक्शन उनका कैंडिडेट लड़ रहा है। लेकिन जहां से उम्मीद है कि यहां से सीट उनकी मुमकिन ही नहीं है कि वो हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर अब वो अली अमीन गंडापुर की सीट, जो छोड़ी हुई सीट है कौमी असम्बली की, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन लड़े थे, पहले उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे मुफ्ती असद महमूद को वहां से इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन जो सर्वेज हैं वो कह रहे हैं जी इम्कान ही नहीं है। सरहद में तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इम्कान ही नहीं है कि जनाब कोई और जीत सके, तो वहां तो बहुत मुश्किल है। बल्कि पिशावर की सतह पर जो धांधली की गई थी, इतला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहां पर एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए जा रही है। इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए जी दो तरीके होते हैं, या तो हुकूमत जो है वो इंक्वायरी कमीशन के लिए लिखती है और अदलिया को, और इंक्वायरी शुरू हो जाती है, या दूसरी सूरत होती है कि अदलिया अज खुद इंक्वायरी करती है, कमीशन बनाती है और उनको हुक्म दिया जाता है कि इन चीजों को प्रूव करो। अब पीटीआई जनाब बड़े अरसे से, जब से इलेक्शन हुए हैं, वो उसी वक्त से कह रही है कि अदालती कमीशन बनाया जाए जिसमें ये देखा जाए कि धांधली किस सतह तक की हुई है, कौन कौन उसमें मुलव्विस है। बल्कि बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो 9 मई के हवाले से भी जुडिशियल कमीशन बनाने के जनाब बार बार मुतालबा करें, लेकिन उनका मुतालबा नहीं माना गया। तो अब उन्हें जनाब पीटीआई को मशवरा दिया गया है कि आप कम से कम खैबर पख्तून की सतह तक तो अपना कमीशन बना लें। वहां जुडिशियल कमीशन आप बनाते हैं और वहां वो प्रोब करते हैं, और वहां साबित होता है कि जैसे जनाब तैमूर झगड़ा को वहां हराया गया, इसी तरह दीगर लोग हैं उनको जनाब उनकी सीटें जो छीनी गई। तो अगर वहां धांधली साबित हो जाए तो फिर एक कंसेप्ट और एक जनाब वेव सी आ जाएगी कि देखें जी वहां पर साबित हो चुका है, इसका मतलब है बाकी जो इन्हें जनाब पंजाब में और खासतौर पर कराची में जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां सीटें वो हमारी थी, तो वहां भी धांधली की गई। तो ये एक जनाब वो अमल करने के लिए जाया जा रहा है। दूसरी तरफ जनाब और बहुत सारे मामलात हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त पंजाब में जो सीटें थी, इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन सेनेट के 7 के 7 उम्मीदवार जनाब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उनमें से 2 सीटें जनाब पीटीआई को मिली हैं और 5 सीटें जो है वो नून लीग को मिली हैं। और उन्होंने इन जनाब 2 सीटों में उन्होंने जितवाया है जनाब जो नून लीग के बने। एक तो उनके मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो उनका नाम दिया था पीटीआई ने। पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहना चाहिए। अच्छा, और दूसरे जनाब हामिद खान चोटी के वकील हैं। अगरचे उन पर लोगों को बहुत ज्यादा गिले हैं कि जनाब वो बड़ा धीमे चलते हैं या अपने मफादात को देखभाल कर चलते हैं, उनमें अग्रेसिवनेस नहीं है। बहरहाल एक वो फिगर है, उससे पहले सेनेटर अली जफर रहे हैं, वो उन्होंने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। अब हामिद खान साहब पर एक बड़ा, मैं समझता हूँ, भारी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं। अगरचे उन्होंने ये जो ताज़ा मामला 6 जजेस के खतूत का मामला है, इस पर तो उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। उसके बाद से वो मुसलसल मीडिया पे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जा रहे हैं और इस मुकदमे को बेहतर अंदाज में पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर और कोई हल नहीं होगा, यही होगा कि एहतजाज किया जाए। अच्छा, जहां तक वकला के एहतजाज की बात है, तो चारों सूबों की जो बार काउंसिल्स थी
वहां उन्होंने जनाब मुतफिका तौर पर मुख्तलिफ अल्फाज का हेर फेर है, वरना उन्होंने जो जजेस को धमकियां दी गई और जो सूरत हाल है उसकी ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उन मुतासरा जजों के साथ वो साथ आकर खड़े हो गए। तो इससे जनाब बहुत सूरत हाल को तकवीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट अगरचे खामोश है, वो कहते हैं जनाब हम हंगामी इजलास बुलाएंगे लेकिन 4 फरवरी को बुलाएंगे। अलबत्ता पाकिस्तान बार कौंसिल का रात गए अलामिया आ गया है, उन्होंने फिर मुतालबा किया है कि 3 रुकनी जनाब एक कमीशन बनाया जाए चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल हो। साथ वो ये भी कहते हैं कि ये वो 3 जज हों जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल नहीं है बल्कि दीगर जजेस होने चाहिए और सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए, तो उनसे जनाब ये इंक्वायरी और प्रोब कराया जाए। दूसरी तरफ जनाब आपको पता है कि हुकूमत और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब मिलकर मामलात को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो है जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब को बुलवाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ख्वाजा काजी फायज ईसा साहब ने, और वहां पर कहते हैं जनाब बड़ा मतलब काजी फायज ईसा साहब की जो अहलिया थी सीरीना फायज ईसा वो भी वहां मौजूद थी। हालांकि ये प्योर सरकारी किस्म के मामलात हैं, उनकी अहलिया क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं, क्यों दरमियान में आ रही हैं, क्यों उनकी अहलिया का जो ताल्लुक है वो मुस्लिम लीग नून से है। अच्छा, बात सिर्फ ये यहीं तक खत्म नहीं होती बल्कि गुज़श्ता रोज जो मुलाकातें की, एक तो अटारनी जनरल ने मुलाकातें करनी थी, साथ ही वजीर कानून ने भी आजम नज़ीर तारड़ ने भी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की है। और अब जनाब कहा जा रहा है कि जो कमिंग डे है उसमें वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जो ही ये खत का मामला आया, पहले तो ये किया कि जो वफाकी हुकूमत का काबीना का इजलास होना था वो उन्होंने मनसूख किया और उसकी जगह आर्मी चीफ और दीगर सिक्योरिटी का एक इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक हुए। अगरचे ये चीनी सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, लेकिन सबको पता है असल जो मसला है वो ये है, ये जो एक तीर आके लगा, तीर क्या बल्कि बहुत बड़ा बम आकर गिरा है, जिससे सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है मैं समझता हूं हुकूमत की वो खत्म हो। क्रेडिबिलिटी पहले भी नहीं थी, लेकिन कम से कम उनके पास एक नैरेटिव था जो खत्म हो गया। वो नैरेटिव क्या था? वो नैरेटिव ये था जनाब कि जब भी कोई आलमी ज़राए अबलाग कहते थे, मतलब मुख्तलिफ ममालिक, इवन अमरीका, आपको पता है रोज़ाना रात को पाकिस्तान में जब 3 साढ़े 3 बज रहे होते हैं तो उधर अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जमान जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं और तकरीबन हर रोज़ पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई ना कोई एक क्वेश्चन उनसे लाजमी होता है। कल भी रात भी उनसे क्वेश्चन हुआ था, उन्होंने कहा जी कि ये जनाब जजेस ने खत लिखा, इस पर आप बात करें। तो वो पहले दिन तो वो गोल कर गए, गोल करना ही था। वजह ये है कि जब भी पहले उनसे कहा जाता था वो कहता जी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं और ये चूंकि अदालतें देख रही हैं और पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जनाब इमरान खान कोई बात नहीं के हवाले से कोई बात नहीं की जा सकती थी और दीगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इन 6 जजेस के विटनेस से और इनके खत से ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान में अदलिया पर जिस कदर दबाव है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं था। तो अब जब भी कोई कहता है जी पाकिस्तान की अदलिया आजाद है तो उसके सामने जो जनाब 2 इस किस्म के एग्जांपल्स आ जाती हैं। अदलिया के हवाले से इन 6 जजेस के जो 3 खत हैं वो सामने आ जाते हैं। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी की जब बात आती है तो लियाकत जट्टा का जनाब मिसाल सामने आ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके दरवाजे बंद हो रहे हैं, ना सिर्फ दरवाजे बंद हो रहे हैं बल्कि जिसे कहते हैं ना जी जो नुकसान पहुंचना था वो हो चुका है। डैमेज हैज बीन डन, नुकसान हो चुका है। हाँ, अलबत्ता इस नुकसान को जनाब वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले इनका इरादा था कि ये जनाब 2.5-3 साल तक इसको ले जाएंगे, मामले को अपनी हुकूमत चल जाएगी। लेकिन अब फिर बाद में पता चला नहीं, ये अक्टूबर 2025 तक ही एंड हो जाएगा। क्यों कि 2 लोगों को जिनको एक्सटेंशन देनी है इसी दौरान ही फैसला हो जाएगा। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा तीर आके लगा है, इसने इतना नुकसान पहुंचा है कि अगरचे वो बड़े मुतमईन है कि लास्ट भी जनाब इनको एक्सटेंशन तो देनी है, हर सूरत देनी है और एक्सटेंशन देकर फिर नए सिरे से इलेक्शन करा दिए जाएंगे, फिर इसी तरीके से इन लोगों को दबा दिया जाएगा, फिर एक अपना इलेक्शन कमीशन बना लिया जाएगा। और उसके लिए जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन बनाना है उसके लिए भी जरूरी है कि जो कायदे इस पर इख्तलाफ होंगे उनके नाम को कंसीडर नहीं करना। और जिस तरह पहले हुआ था राजा सिकंदर साहब, इसी तरीका का कोई बंदा आ जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा अदलिया का जो नुकसान हो गया कि अब ये बैकफुट पे चले गए, अब इनके पास चारा नहीं है। आप देखिएगा अब लोग एक तो कुछ कहने के काबिल अब हो जाएंगे, लोग बात करने के काबिल हो जाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस होगा। और दूसरा एक और भी बात जो अहम बात थी वो मैंने आपको बतानी थी कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजबूर होकर इस्लामाबाद इंतजामिया को हुक्म दिया है जी
कि इनको जलसा करने की इजाजत दी जाए। तो वो जो 30 मार्च को जलसा होना था, अब वो जनाब 6 अप्रैल को तक जा पहुंचा है, यानी अगले इतवार तक। और पीटीआई को टाइम भी मिल जाएगा। और मैं समझता हूं कि पीटीआई का नया जन्म हो रहा है, नए अंदाज से लोग अंगड़ाई ले रहे हैं, उनके कारकुन नए अंदाज से सामने हो रहे हैं, खौफ खत्म हो रहा है, उनकी अपनी एनर्जी अब इकट्ठी हो रही है, ताज़ा दम हो रहे हैं, और वो इस जमहूरी सफर के लिए तैयार है। और मुझे इंशाअल्लाह इसमें जमहूरियत की कामयाबी नजर आ रही है। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।